हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में अपन करेंगे अपने क्विक रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू। एंड आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं सेक्शन 129, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपको ये डिटेल में देखना है ना, एकदम डिटेल में जाके, तो इसका ये सेक्शन का मैं डिटेल्ड वीडियो अपलोड की हुई हूँ इसी चैनल पे। आप लोग जाके सर्च करोगे, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। Okay, so let's continue with section 129 of the Companies Act. Let's do quick revision. ठीक है, आप एक बार अपन करते हैं बुक को साइड एंड आप लोग ध्यान से मेरे को सुनते रहना जो भी मैं बोलूँगी, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करके रखना होता है ऑब्वियसली यार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलाई करके ही तो कोई भी बंदा उसमें पैसा लगाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख कर ही तो पैसा लगाएगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए कि कंपनी में क्या चल रहा है, ट्रूली बताना चाहिए। दूसरा, वो काउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करना चाहिए एंड वो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट को, शेड्यूल 3 को भी कंप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ को कंप्लाई, सबसे पहले ट्रू एंड फेयर व्यू तो होना ही चाहिए, एएस को कंप्लाई करना चाहिए। वो जो है शेड्यूल 3 के हिसाब से बनना चाहिए। आपने अकाउंट्स में पढ़ रखा होगा कि शेड्यूल 3 कैसा होता है, राइट। देखो, लेकिन सेक्शन 129 वाला जो चीज़ है ना, वो आपका इंश्योरेंस कंपनी पे, बैंकिंग कंपनी पे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे एंड कोई भी अदर कंपनी जो दूसरे एक्ट के द्वारा गवर्न होती है उस पे नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब वो वाला पार्ट जो अभी मैं आपको बताई कि ये इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सब आपका इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या कोई भी अदर कंपनी जिसको कोई दूसरा एक्ट गवर्न करता है उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। एंड बोर्ड जो है, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना कंपनी का, वो मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। बोर्ड एजीएम में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करेंगे। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय चांस एएस को कंप्लाई नहीं करता है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएस को कंप्लाई नहीं ना करता है, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसा डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने जो है एएस को कंप्लाई नहीं किया है एंड रीज़न बताना होगा कि क्यों एएस को कंप्लाई नहीं किया एंड बताना होगा कि एएस को कंप्लाई नहीं किए ना, उसके कारण इफेक्ट क्या आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल इफेक्ट क्या है उसका, ठीक है। फाइनेंशियल इफेक्ट बताना होगा आपको एएस को कंप्लाई नहीं करने पे जो हुआ है। दैट वाज इट। एंड देन जो अगर आपका आप देखो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो बनाना पड़ता है इनकेस कंपनी के होल्डिंग सब्सिडी वैसा कुछ रिलेशन है तो, राइट। तो मान लो कंपनी के पास एक या एक से ज़्यादा सब्सिडी या फिर एसोसिएट है, तो उसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है। स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लो ए लिमिटेड इज अ कंपनी, उसको अपना ए लिमिटेड का पूरा एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, सिर्फ ए लिमिटेड का, दैट इज स्टैंड अलोन। एंड ए लिमिटेड की सब्सिडी है बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड का जो बनेगा वो कंसोलिडेटेड होगा, ठीक है। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन standalone financial statement and consolidated financial statement. Okay, then company को अपना standalone financial statement and consolidated financial statement दोनों को अपने AGM में present करना पड़ेगा। and again जो consolidated financial statement है वो भी as per schedule 3 होना चाहिए and AS को comply करना चाहिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर, ध्यान से एकदम सुनिएगा यहाँ पे, कंपनी को ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर लेट्स से जो बी लिमिटेड है वो ए लिमिटेड की सब्सिडी के साथ साथ सी लिमिटेड की भी सब्सिडी है, तो फिर ए लिमिटेड को बनाने का जरूरत नहीं है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर सी लिमिटेड जो है ना वो अपना और बी लिमिटेड का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेता है, तो इन दैट केस उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से अभी मैं 3 कंडीशन बताऊंगी, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। आई होप आपको एक कंडीशन तो समझ आ गया होगा। सेकेंड कंडीशन है कि जो आपका सिक्योरिटी है ना, कंपनी का सिक्योरिटीज वो लिस्टेड नहीं होना चाहिए किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर। सेकंड ये है। एंड तीसरा कि एंड यस, एंड मेंबर ने लिख के दे दिया हो कि
ठीक है, तुम कोई इशू नहीं है अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रहे हो। देखो देखो ध्यान से सुनिए, ठीक है, जो ए लिमिटेड है वो होल्डिंग है एंड सी लिमिटेड भी होल्डिंग है बी लिमिटेड की। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया कि सी लिमिटेड बना रही है बी लिमिटेड का, इसीलिए ए लिमिटेड को बनाने का जरूरत नहीं है। दूसरा ये हो गया कि ये लोग का सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, या तो इंडिया में या तो फिर इंडिया के बाहर। तीसरा, सी लिमिटेड बना रही है प्लस सी लिमिटेड बना रही है प्लस मेंबर ने ये राइटिंग में लिख के दिया है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर ए लिमिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट नहीं करता है। तो अगर आपको मेरा ये एग्जांपल समझ आ गया होगा तो आपको 100% समझ में आ गया होगा ये तीनों कंडीशंस। एक बार मॉड्यूल जरूर से रीड कर लीजिएगा बेटर क्लैरिटी के लिए। एंड बाकी आपका जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बनता है सेम टू सेम आपका वैसे ही आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सारा रूल्स अप्लाई होता है। दैट वाज इट एंड यस दैट वाज इट अबाउट सेक्शन 129। आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। एंड इफ यू मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, अगर आपको ये सेक्शन को डिटेल में देखना है तो आप लोग मेरे डिटेल्ड वाले वीडियो पे जाके देख सकते हो। सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऐसा सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। अदरवाइज मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें मैं डाल दूंगी, आप लोग उधर से कर लेना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।